क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जापानीज लोग जो होते हैं वो रात में 4 घंटे 5 घंटे सोने के बाद भी हमेशा चुस्त रहते हैं, हमेशा थकान से नहीं भरे रहते, हमेशा अलर्ट से रहते हैं। और भारत में हम लोग 7 घंटे 8 घंटे नींद लेने के बाद भी सुबह जगते हैं तो हमारे अंदर थकान भरी होती है। हम रात में सोते हैं इसलिए ताकि हम रिचार्ज हो सकें, ताकि हमारी बॉडी रेस्ट कर सके। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से किसी ने बैटरी ही निकाल ली है, हमारे शरीर को और ज्यादा थकान लग रही है। कभी आपने नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है? मैं इंटेंशनली जापान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की और ईस्टर्न कंट्रीज मतलब पूर्व के कंट्रीज की, तो बार बार ये कहा जाता है कि उनके कल्चर अलग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ का खान पान अलग है। हाँ, खान पान अलग हर जगह होता है, हर दूसरी कंट्री का खान पान अलग होता है, हर दूसरी कंट्री का अलग रहन सहन होता है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी नींद को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और ये नींद को प्रभावित करना केवल नींद को प्रभावित करना नहीं होता। नींद को प्रभावित करने का मतलब आपके गोल को प्रभावित करना, आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करना और आपके फ्यूचर को प्रभावित करना होता है। आज की वीडियो में हम करीब 5 से 6 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो जापानीज हमारे देश से, हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उनमें वो हैबिट्स होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जापानीज कम नींद लेने के बावजूद ज़्यादातर लोगों से चुस्त रहते हैं और अलर्ट रहते हैं। पहली हैबिट है कूल डाउन योर केव। तो जब हम सोते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो नॉर्मली आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी पेड़ के नीचे सोते हो, आप रात में छत पे सोते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी नींद आती है। जब आप कमरे में सोते हैं या कहीं और पर सोते हैं तो आपको कम अच्छी नींद आती है, बार बार रात में आप उठते हैं। इसका रीजन केवल ये नहीं होता कि आपकी नींद बार बार टूट रही है, इसका इफेक्ट भी ये केवल नहीं होता कि आपकी थकान ठीक से नहीं जा रही है। इसका इफेक्ट ये भी होता है कि आप जो डीप स्लीप लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। जापान में ज्यादातर लोगों के बेडरूम का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री, 16 डिग्री, 20 डिग्री के आसपास होता है और हमारे यहाँ टेम्परेचर होता है 26 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री और कई बार तो इससे भी ज्यादा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास एयर कंडीशन हो। अगर एयर कंडीशन नहीं है तो आप कूलर का यूज कर सकते हैं, फैन का यूज कर सकते हैं, कमरे की खिड़कियां खोल सकते हैं, छत पे सो सकते हैं, ऐसी जगह पर सो सकते हैं जहां पर टेम्परेचर कम हो। केवल इकलौती एक ये हैबिट आपकी नींद में जबरदस्त बदलाव करेगी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगी। स्लीप साइंटिस्ट है मैथ्यू वॉकर। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को करीब 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास कम करता है, रिड्यूस करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। इसलिए आप देखोगे जब कोई सो रहा होता है, गहरी नींद में हो, आप उसे टच करेंगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। जब आप जग रहे हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब अगर आपके जो आसपास आपका जो एटमॉस्फेयर है, आप जहां पर सो रहे हैं वो गर्म है, वो जगह गर्म है, तो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपके ब्रेन की फंक्शनिंग ज्यादा हो रही है। आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग ज्यादा हो रही है तो आपकी नींद गहरी नहीं हो पाती है। नींद में जब हम जाते हैं ना तो 4 स्टेजेस होते हैं, N1, N2, N3, N4, और जिसमें से N1 स्टेज केवल 5 मिनट के आसपास का होता है, N2 स्टेज करीब 1 घंटे के आसपास का होता है, फिर N3 में आप जाते हैं, फिर N4 में जाते हैं। हर स्टेज का अपना अपना प्रोसेस है, अपनी अपनी चीजें हैं। कोई बॉडी को रिलैक्स कर रहा होता है, कोई बॉडी की रिपेयर उस समय चल रही होती है। और ये एक N1, N2, N3, N4 चारों स्टेजेस मिलाकर एक स्लीप साइकिल बनाते हैं जो करीब 90 मिनट के आसपास का होता है। अब जब हमारे आसपास का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके बॉडी को और ज्यादा ठंडा कर रहा है, कूल कर रहा है, तो आप नॉर्मली N3 और N4 में नहीं जा पाते।
उससे पहले ही आपकी या तो स्लीप साइकिल टूट जाती है, आप जग जाते हैं, या आप करवट बदल लेते हैं, फिर से दोबारा से आप N1 में चले गए, N3 में गए ही नहीं, N4 में गए ही नहीं। तो आपके बॉडी को जितने रिपेयर की ज़रूरत है, जितने वियर और टीयर हुए हैं आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में, उन चीज़ों की मरम्मत नहीं हो पाती। और जब उन चीज़ों की मरम्मत नहीं हो पाती तब आपको प्रॉब्लम होती है और आप गहरी नींद में नहीं जा पाते। तो जब भी और जैसे भी आपको मौका मिले, आजकल ज़्यादातर जगहों पर कम से कम जितने भी सिटीज हैं, कम से कम वहाँ पर एयर कंडीशंस होता ही होता है। एयर कंडीशंस का आप यूज़ कर सकते हैं कमरों को ठंडा करने में अपने घर का, या कम से कम जब आप सोने जाएं उस समय घर का टेम्परेचर 20 डिग्री 22 डिग्री के आसपास रखें। ये आपको बेहतर नींद लेकर आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी खिड़कियां खुली रखें, कूलर चला कर रखें, पंखा चला कर रखें, या अगर ऐसा पॉसिबल है आप छत पे सो सकते हैं तो छत पे सोइए। ये आपको हमेशा बेटर रिजल्ट देगा। हैबिट नंबर 2 है सपोर्ट, सॉफ्टनेस नहीं। हम जब सोते हैं ना तो भारत में जितना मुलायम गद्दा है, जितने आप गद्दे में धस जाओ, बिल्कुल अंदर चले जाओ, वो गद्दा ज्यादा बेहतर माना जाता है। जबकि जापानीज कल्चर में ऐसा नहीं है। वहां पर फुटो और तमामी मैट्स का कल्चर है कि थोड़ा सा हार्ड सरफेस। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब ज्यादा नरम गद्दे पर सोते हैं तो हमारी स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जो है, वो नेचुरल पोजीशन में नहीं रह पाती और बॉडी को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है स्पाइन को, क्योंकि स्पाइन ऑटोमेटिक नेचुरल पोजीशन में रहना चाहती है। जब आप किसी हार्ड सरफेस पे सोते हैं, मैट पे सोते हैं, या बहुत नरम गद्दे पर नहीं सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि हो सकता है जब आप किसी हार्ड सरफेस पे सोना शुरू करो तो 1-2 दिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगे, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। अदरवाइज जब आप किसी हार्ड सरफेस पे सोते हैं, आप जमीन पर सोते हैं, आप तखत पे सोते हैं, तो आपको नींद अच्छी आती है। लेकिन जब आप कोई बहुत ही मुलायम गद्दे पर सोते हैं तो आपको नींद उतनी अच्छी नहीं आती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ही मुलायम गद्दा है, बहुत ही सॉफ्ट गद्दा है, तो आप उसके नीचे थोड़ी सी हार्ड लेयर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप खरीदने वाले हैं या ऐसा अरेंज कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा गद्दा, ऐसा बेड आपका होना चाहिए जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे। सॉफ्ट नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा। हैबिट नंबर 3 है बाथ बिफोर यू स्लीप। देखो क्या है ना कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी चाहती है कि इसका टेम्परेचर कम हो जाए, तब वो दिमाग को सिग्नल देती है कि सोने के लिए रेडी है, राइट। जापान में एक कल्चर है जिसे बोलते हैं ओफ्रू। ओफ्रू का मतलब होता है सोने से पहले आप जब सारी चीजें कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सब कुछ ओके हो जाते हैं, सोने के 1 घंटा पहले ये गर्म पानी से नहाते हैं। देखो, गर्म पानी से नहाना और ठंडे पानी से नहाना दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं। ठंडे पानी से नहाने पे आपके बॉडी के जो पोर्स हैं, जो आपके बॉडी में जितने भी पोर्स हैं, वो सिकुड़ते हैं और आपका बॉडी और माइंड ज्यादा अलर्ट हो जाता है। इसलिए सुबह के समय कोशिश करना चाहिए हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि पूरे जो दिन का ड्यूरेशन है उस समय आपको अलर्टनेस चाहिए, आपको चुस्ती चाहिए। लेकिन जब आप सोने जाते हैं तो आपको चाहिए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। जब आप हॉट वाटर से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो क्या करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक बार बढ़ता है। जब एक बार बढ़ता है तो आपके बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं और जल्दी से एनर्जी, क्योंकि हमारे शरीर से एक एनर्जी निकलती रहती है, गर्मी निकलती रहती है, हीट निकलती रहती है, तो वो ज्यादा तेजी से निकलती है। और जब तेजी से निकलती है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। ये आपकी नींद में बहुत ज्यादा सहायता करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर मान लो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप रात में नहा पाओ, कई बार अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, कई बार गर्म पानी उस तरीके से आप अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या ऐसी सिचुएशंस है कि रात में आप डेली नहीं नहा सकते, तो गर्म पानी टब में या किसी चीज में रखकर और उसमें अगर आप पैर डालते हैं, उससे भी सेम तरीके का रिजल्ट आपको मिलता है, सेम तरीके का बेनिफिट आपको मिलता है। हैबिट नंबर 4 है शिफ्ट द शेम अराउंड योर स्लीप। इंडिया में अगर तुम्हें कोई ये कहे कि तुम यार बहुत थके थके से लग रहे हो, तो ये एक तरीके से बेइज्जती या एक तरीके से इंसल्ट के तरीके से देखा जाता है। लेकिन जापान में अगर आप किसी को कहते हो कि तुम थके से लग रहे हो, यू सीम्स टू बी टायर्ड, इसका मतलब आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि यू आर हार्ड वर्किंग,
आप हार्ड वर्किंग हो इसलिए थके थके से लग रहे हो। देखो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर थकान सी लग रही है तो सोना है, थकान सी लग रही है तो रेस्ट करना है। जापान में पब्लिकली नैप लेना, पब्लिक में सोना बहुत किसी तरीके का बुरा नहीं माना जाता। वहां पर जब लोग मेट्रो से ऑफिस अपना फिनिश खत्म करते हैं और मेट्रो से घर आ रहे होते हैं तो ज्यादातर लोग पावर नैप लेते हैं, रास्ते में सो जाते हैं। अगर दोपहर में जब 1 घंटे का ब्रेक होता है, दोपहर में लंच के लिए ब्रेक होता है, उस समय भी ज्यादातर ऑफिसेज में पावर नैप की सुविधा होती है। आप पावर नैप ले सकते हैं। 1 घंटा नहीं सोना है आपको, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं तो आपको बेहतर होता है। इसी से आता है हमारा हैबिट नंबर 5, पावर नैप या नैप लेने में मास्टरी। देखो, जब आप एक बार में 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोते हैं तो आपकी बॉडी एक बार तो रिचार्ज होती है, लेकिन दिन में भी आपको रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। जो बाकी ड्यूरेशन है उसमें भी आपको रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग होते थे, अगर आप अपने बाबा को याद करो, अपने परबाबा को याद करो, अगर उनकी यादें आपके पास हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग सुबह जल्दी जगते थे, 4 बजे 5 बजे जग जाते थे, खेतों में काम करते थे, बाहर के काम करते थे, 9-10 बजे खाना खाते थे, फिर 12 बजे तक कुछ चीज़ें करते थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग आप देखोगे दोपहर में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सो जाते थे। और वही रीज़न था कि उस समय के लोग आपको बहुत ज़्यादा चुस्त मिलते थे, अलर्ट मिलते थे, उन पे थकान नहीं हावी होती थी, क्योंकि जो आपको 7 घंटे 8 घंटे एक बार में सोना था उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये 2 घंटे की स्लीप नहीं होगी, ये 4 घंटे की स्लीप नहीं होगी दिन में, 15 मिनट का पावर नैप, 10 मिनट का पावर नैप। अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप ऑफिस में हैं जहां पर पावर नैप आप नहीं ले सकते, जहां पर आप रेस्ट नहीं कर सकते, तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर झुकाकर अपने डेस्क पे ही लेट जाना कोई बुरी बात नहीं है। अब तो मैं भारत में भी देख रहा हूँ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, बहुत सारी कंपनीज में पावर नैप के लिए जगह बनी होती है, और अगर आप पावर नैप लेते हैं तो कोई ऐसा बुरा नहीं मानता। हैबिट नंबर 6 है स्लीप बटन ऑन। देखो, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग सिग्नल से काम करता है। नॉर्मली आज के समय में सबसे डेंजरस चीज है, हम जब तक सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पे तब तक हम लगातार अपने फोन के टच में रहते हैं, फोन के संपर्क में रहते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो सेम इफेक्ट करती है, सेम सिग्नल देती है हमारे ब्रेन को जो डे लाइट देती है। तो हमारे दिमाग को क्या लगता है कि अभी दिन है, अभी सोने का समय नहीं है। जब उसको लगता है कि ये रात हो गई है, सोने का समय हो गया है, तब वो धीरे धीरे सोने की तैयारी करती है। जैसे एक इंसान अपना प्रॉपर सोने की तैयारी करता है, उसी तरीके से आपका दिमाग भी काम करता है। अगर सोने से 2 घंटे पहले आप अपने फोन को रख दें, आप वार्म लाइट यूज करें, येलो लाइट यूज करें, व्हाइट लाइट या ब्लू लाइट कम यूज करें, या बुक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें सिग्नल देती हैं कि अब रात हो गई है। हमारा दिमाग सोने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। हैबिट नंबर 7 है अपग्रेड योर पिलो। हमारे यहाँ जो आज के समय में पिलोज यूज होते हैं, देखोगे वो पिलोज कैसे होते हैं, वो पिलोज होते हैं बिल्कुल हमारा सर उसमें अंदर धस जाता है और बहुत ही सॉफ्ट, क्योंकि हमें लगता है कि सपोर्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मजा आएगा। नहीं, आपके नेक में, स्पाइन के पास और ये नेक में एक नेचुरल कर्व है। आपको ऐसा पिलो चाहिए जो उस नेचुरल कर्व को सपोर्ट करे। जापान में सोबाकावा पिलो यूज होता है। तो बेसिकली सोबाकावा एक तरीके का मटेरियल होता है और वो एक्चुअली वो एक तरीके का नेचुरल मटेरियल है, उसी को यूज करते हैं तकिए में। तो वो क्या होता है कि बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं होता है। वो आपके जो गर्दन है, आपकी जो नेक है, इसका जो नेचुरल शेप है उस शेप को ले लेता है, फिर आपके नेक और उसको सपोर्ट करता है। तो उससे आपके गर्दन में पेन कम होता है, आपके गर्दन में पेन नहीं रहता। आप देखोगे हम में से ज्यादातर लोगों की गर्दन में यहाँ नेक पेन हमेशा बना रहता है, हल्का सा जरूर बना रहेगा। आप अपने पिलो को चेंज करो, आप 1-2 अलग अलग पिलो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं उसको बारीक काट कर, अगर कोई आपका जानने वाला है जो रुई बनाता है, धुलता है, उससे काट कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों बनाकर उसको अगर आप फिल करके उसको भी यूज करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। या उसमें राई यूज कर लेते हैं कई लोग, रुई के साथ उसमें राई मिक्स करके यूज कर लेते हैं। या सोबाकावा पिलो भी आजकल मिल जाते हैं, बहुत सारे आजकल जो जिस तरीके के पिलो हम खरीदते हैं वैसे पिलो भी मिल जाते हैं रेडीमेड, जो आपके नेक को सपोर्ट करते हैं।
मुलायम पिलो नहीं चाहिए आपको नेक को सपोर्ट करने वाला पिलो चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो जापानीज टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं जापानीज स्लीप की बातें बता रहा हूँ, जो हैक्स बता रहा हूँ, इसमें से ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो आप आज से यूज करना शुरू कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते 10 दिन में देखोगे कि आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी जिंदगी में थोड़ी हेल्प जरूर करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।